Hello students, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnikere, and in the lecture series of Criminal Procedure Code 1973, we are going to proceed to very important questions of the university, and that is inquiry, investigation and trial. बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और इसकी वजह से एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत दिक्कत आती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं जुडिशरी का, उनके लिए भी ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को अच्छे रीति से जब तक आप पढ़ नहीं लोगे तब तक आपको एक्चुअल कोर्ट में प्रैक्टिस करने दिक्कत होगी। आज हम यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण सवाल की ओर जा रहे हैं और वो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। यूनिवर्सिटी आस्क अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल दिस थ्री। सो वी आर गोइंग टू लर्न first what is investigation, then inquiry and then trial, and then we are going to bring the distinction. So let's look to the main topic now, investigation. When we talk about investigation, we should know that it is basically defined in the definition part of the criminal procedure code, that is called 2H. मैंने कल आपको एक इंसिडेंस बता दी इसके पहले के लेक्चर में, वापस बता देता हूँ। मिस्टर ए हैड क्लाइंब्ड ऑन द ट्री एंड ही वाज कटिंग द ब्रांचेस, चिल्ड्रन वर प्लेइंग डाउन, सडनली द ब्रांच फेल ऑन वन ऑफ द चाइल्ड्स हेड एंड ही गॉट अ ग्रीवियस हर्ट। ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, बच्चे के डैडी आए और तुरंत ही उसको अस्पताल में एडमिट किया। जब एडमिशन पे गए अस्पताल में तो अस्पताल ने उसको एडमिट तो कर लिया, लेकिन मेडिको लीगल केस बन गई। अब मेडिको लीगल केस बनने के बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने उसके पिताजी से कंप्लेन लिखवा ली और जैसे उसके पिताजी ने घटना बताई और सारी बातें लिखने के बाद एफआईआर दर्ज हो गया। जैसे कि एफआईआर दर्ज हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन ये एफआईआर के बाद शुरू होने वाली प्रोसीजर है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हम कहते हैं उसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एफआईआर जो हो जाती है अंडर सेक्शन 154, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन क्या है, आइए हम देखते हैं। जो 2H है उसका डेफिनेशन क्या कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। इन्वेस्टिगेशन includes all proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than the magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. इसका मतलब ये है, इन्वेस्टिगेशन एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद एक ही काम करता है, एविडेंस कलेक्ट करने का। एविडेंस कलेक्ट करने का जो कुछ काम है उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। और ये करता कौन है? ये करता है पुलिस ऑफिसर या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया हो। याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ये डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन है एज पर सीआरपीसी। दूसरा मुद्दा इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको जो याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है एफआईआर दर्ज करने से और कंप्लीट कब होता है? जब अंडर सेक्शन 173 ये चार्जशीट जो फाइल हो जाती है, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रुक जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है याद रखना है, सेक्शन 154 सीआरपीसी से स्टार्ट होती है। जब से एफआईआर दर्ज हो गया वो सेक्शन 173 तक चलती है, जब तक तुम्हारा चार्जशीट दाखिल नहीं होती कोर्ट के अंदर। तो ये इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? पुलिस ऑफिसर करता है या कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो बेसिकली जिसको मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया हो। अब दूसरा पॉइंट जो हम इन्वेस्टिगेशन पर देखना चाहेंगे वो ये है, एन इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू द स्टेप्स टेकन बाय द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द मैजिस्ट्रेट। अभी जो कुछ स्टेप
पुलिस ऑफिसर लेता है। जैसे कि ये घटना घटी थी, ये घटना के बाद एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर गई, उन्होंने उस पेड़ को देखा और उस पेड़ के पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देख ली और सारी चीज़ें वहाँ की बरामद कर ली। और देखने के बाद पता चला कि वहाँ पर स्पॉट पर कि कोई प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स लिए गए नहीं थे। अभी जो कुछ चीज़ें वहाँ पर स्पॉट पर मिलती है, पुलिस उसको क्या कर लेती है, एविडेंस के स्वरूप में ले लेती है। याद रखना है, जैसे एविडेंस कलेक्ट करती है वहाँ पर पंचनामा होना बहुत ज़रूरी है, और पंचनामा के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, और पंचनामा के साथ वहाँ पर मिली हुई सारी जो चीज़ें हैं एज एन एविडेंस उसको कलेक्ट किया जाता है। अब वहाँ पर कौन सी बातें दिखाई दी, ये पुलिस ने नोट डाउन कर लिया। वहाँ पर कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लिया गया नहीं था, और जो एक्स थी उस आदमी की वहीं पर पड़ी हुई थी, तो उनको पता चला कि ये एक्स से वो इंसान पेड़ तोड़ रहा था। अब वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनसे पुलिस ने पूछताछ की और उनके नाम लिख दिए, और वो जो बच्चे उस बच्चे के साथ खेल रहे थे, जो बच्चे ने नाम दिया हॉस्पिटल में कौन कौन से बच्चे थे, उनको पूछताछ कर ली और उन्होंने बताया कि भाई हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे और फलाना वो आदमी ऐसा ऐसा है, इसी बिल्डिंग के पास में रहता है, पेड़ तोड़ रहा था और डाली गिर गई। तो अब ये सारी बातें हकीकत बयान हो गई, बच्चे आ गए, बच्चे के पिताजी आ गए, ये सारे लोग है ना विटनेस बन के आ जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है। अभी ये प्रोसीजर होते होते पता चलता है कि अभी एक्यूज कौन है। तो पुलिस क्या करती है इन्वेस्टिगेशन में, उन सारे लोगों को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। जब ज़रूरत होता है तो उनका रिटर्न स्टेटमेंट लेती है, और रिटर्न स्टेटमेंट 161 में सीआरपीसी के लिया जाता है, और उसी दौरान उनको पता चलता है कि एक्यूज कौन है। एक्यूज को भी बुलाया जाता है रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, और अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, तो पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। तो मोटा मोटा मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझा दिया है, बट वी शुड अंडरस्टैंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस involving steps taken by the police to ascertain the facts of the case to be brought before the court of law। तो हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा, और ये सारे स्टेप्स से पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद चार्जशीट बनाई जाती है, और चार्जशीट क्या होती है, पुलिस ऑफिसर कोर्ट में दाखिल कर देता है। यहाँ पर हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर। अब ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, पुलिस के चार्जशीट फाइल होने के बाद मैटर आता है मैजिस्ट्रेट के पास। जब मैटर मैजिस्ट्रेट के पास आता है तो वो जो पुलिस रिपोर्ट है जो फाइल की गई है 173 में, उसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, और मैजिस्ट्रेट अब कॉग्निजेंस लेगा कि नहीं लेगा उसके ऊपर डिसीजन लेता है। उसको डिसीजन लेने के लिए वो जो कुछ कार्रवाई करता है उसको बोलते हैं इंक्वायरी। तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, और इंक्वायरी जो है जैसे मैंने बताया वो 2G में डिफाइंड है सीआरपीसी के। तो क्या करता है इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट? मैजिस्ट्रेट ये देखता है कि भाई पहली बात तो ये जो चार्जशीट सबमिट की गई, ऑफेंस कब हुआ था, कितने दिन में चार्जशीट सबमिट की गई है, मतलब चार्जशीट जो सबमिट किया वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर सबमिट किया है कि नहीं किया है। अब ये लिमिटेशन पीरियड जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 467 टू सेक्शन 473 में लिखा हुआ है। अलग अलग ऑफेंसेस के लिए जैसी उनकी पनिशमेंट है वैसा उनका लिमिटेशन होता है। एग्जाम्पल है, अगर कोई ऑफेंस फाइन का है तो उसका लिमिटेशन 6 मंथ का है। अब ये पनिशमेंट कहाँ पर लिखी गई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शेड्यूल में तीसरे कॉलम में ये पनिशमेंट लिखी गई है। इस पनिशमेंट के ऊपर डिपेंड होता है ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राई कौन करेगा, कौन से कोर्ट के पास पावर है। अब पनिशमेंट तो फाइन की थी, और हमारे पुलिस ऑफिसर ने उस इन्वेस्टिगेशन
कंप्लीट करते करते 6 महीने से ज़्यादा लगा दिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा लगा दिए तो टाइम बार हो गया। तो लिमिटेशन की जांच मैजिस्ट्रेट करता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट क्या जांच करता है? चार्जशीट सबमिट होने के बाद जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में ही सीज वेदर द सेक्शंस put by the police officer or inserted by the police officer in the charge sheet is right or not. इनकरेक्ट सेक्शंस होंगे तो उसको करेक्शन करने के लिए बोला जाता है। तो उसकी जांच होती है कि कौन से ऑफेंसेस हुए, कौन से सेक्शंस लगाए गए और हिस्ट्री क्या है, एफआईआर क्या है, कौन सा ऑफेंस हुआ था। उसके बाद मजिस्ट्रेट ये भी इंक्वायरी करता है कि ज्यूरिडिक्शन का मैटर है कि नहीं। सपोज 302 का मैटर हो गया, आपको तो मालूम है आईपीसी 302 मतलब मर्डर, और मर्डर इज ट्रायल बाय ओनली कोर्ट ऑफ सेशन। और ऐसी चार्जशीट अगर जेएमएफसी के पास दाखिल हो गई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, तो उसके पास तो पावर है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो ये केस उठाकर कमिट कर देगा सेशन की ओर। तो ये तीसरा इंक्वायरी का स्टेप होता है जो वो देखता है। चौथी बात वो ये भी देखता है कि कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी, मतलब सीआरपीसी 207 के अंडर एक्यूज को चार्जशीट और उसके सारे एविडेंस, उसके साथ जितने एनेक्स्चर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनकी एक कॉपी देनी होती है। तो ये दी गई है कि नहीं पुलिस ऑफिसर से। अगर नहीं दी गई है तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है? वो कॉपी दे देता है। तो इंक्वायरी ये जो है ये बेसिकली क्या ट्रुथ है मैटर में, इसको फाइंड करने के लिए होती है। कॉग्निजेंस लेने के पहले, एक बार कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो फिर ये बेसिक फैक्ट्स के ऊपर कोर्ट जाती नहीं है। इसलिए पहला काम है उनका इंक्वायरी करना। तो मैंने बताया आपको इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी आती है, और जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है चार्ज फ्रेम हो जाता है। जब चार्ज फ्रेम होता है तो ट्रायल शुरू होता है। तो अब हम ट्रायल की ओर देखेंगे। ट्रायल क्या है? ट्रायल में जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो एविडेंसेस को बुलाया जाता है, और एविडेंसेस के बाद ट्रायल एंड कब होता है? या तो कोर्ट एक्यूज को कन्विक्ट कर देती है या उसको एक्विटल कर देती है। ये चीज हमको याद रखना है। ट्रायल अलग अलग होता है। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है सेक्शन 225 टू सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी। वारंट केसेस का ट्रायल है सेक्शन 238 टू सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी। और समन केस का ट्रायल है सेक्शन 251 टू सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद समरी ट्रायल है सेक्शन 260 टू सेक्शन 265। हमने इस सारी बातों को देखा है कि ये ट्रायल है। आइए अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में हम इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को पहला कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इंक्वायरी और ट्रायल को। याद रखना है एफआईआर दर्ज हो गया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कब होती है? जब चार्जशीट सबमिट होती है। चार्जशीट सबमिट होने के बाद क्या होता है? इंक्वायरी शुरू होती है। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। और ट्रायल का एंड कभी होता है? ट्रायल का एंड तब होता है जब जजमेंट दिया जाता है, और उस जजमेंट से एक्यूज या तो एक्विटल पाता है या तो उसको कन्विक्ट किया जाता है। ये सारी प्रोसेस है। मैंने आपको पहले ही बताया सीआरपीसी एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम इसका कंपैरिजन को देखते हैं। कंपैरिजन जो हम करेंगे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का कंपैरिजन हम करते हैं। आइए हम इंक्वायरी के सारे पॉइंट्स को देखेंगे। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये जो 2G का डेफिनेशन है सीआरपीसी का, और ये बताता है इंक्वायरी मतलब ट्रायल से अलग वो होती है इंक्वायरी। कंडक्ट कौन किया? मैजिस्ट्रेट ने। कौन से लॉ की तरफ? इस कोड की तरह अंदर। तो ये हो गया इंक्वायरी। उसके बाद होता है एन इंक्वायरी रिलेट्स टू अ प्रोसीडिंग हेल्ड बाय अ कोर्ट और अ मैजिस्ट्रेट। ये सेकेंड पॉइंट है इंक्वायरी का। थर्ड पॉइंट, एन इंक्वायरी इन्वॉल्व्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द कोर्ट पुट फॉरवर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन और द कंप्लेनेंट एज द केस में बी। एग्जामिनेशन चालू हो जाती है
जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट जब सबमिट होती है, प्रोसिक्यूशन जब केस लाता है या कंप्लेनेंट केस लाता है, जैसे कि केस हो, इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इंक्वायरी में जो इंक्वायरी का एम है वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस है कि सही में केस है, बनती है क्या नहीं बनती है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट ऐसा है, इट इन्वॉल्व जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एग्जामिनिंग द पुलिस रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया, और द कंप्लेन एज द केस में बी फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट। ये पांचवा पॉइंट है। छठवा पॉइंट है, इट में बी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। तो इंक्वायरी दोनों तरह की होती है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। और सातवां पॉइंट जो है, इसकी जो प्रोसीडिंग है वो चैप्टर 10D में इंक्वायरी होती है और अंडर सेक्शन 176 इंक्वायरी की जाती है। इसके आगे हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है 2H CRPC में, और इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. Second point है, investigation relates to the steps taken by the police officer or a person other than the magistrate. जैसे मैंने कहा, पुलिस ऑफिसर हो वही इन्वेस्टिगेट कर सकता है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मैजिस्ट्रेट ने अथोराइज किया हो या अपॉइंट किया हो। तीसरा पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्टेप्स taken by the police to ascertain the fact of the case to be brought before the court of law. कौन से फैक्ट्स है जो कोर्ट के सामने लाने हैं, कौन से एविडेंस है, कौन से विटनेस है, ये सारी चीजें पुलिस को इकट्ठा करनी होती है और वो होता है इन्वेस्टिगेशन। चौथी बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय द पुलिस ऑफिसर टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। पांचवा पॉइंट जो है, इट स्टार्ट्स व्हेन पुलिस ऑफिसर फॉर्म्स अ डेफिनेट ओपिनियन दैट दीज आर ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फैक्ट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में ऐसा डिसीजन दिया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहीं पर भी एक्ट में, कोड में लिखी हुई नहीं है, लेकिन वहां पर वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कोर्ट ने मान लिया। जजमेंट देने के वक्त प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में लिखा। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होता है? कोई भी एफआईआर अगर आ जाए पुलिस के पास और कंप्लेन आ गई, ऑफेंस हो गया, तो पुलिस पहले एफआईआर लिखने के पहले, कंप्लेन लिखने के पहले कुछ पूछताछ करती है, वो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और जो हमने इंक्वायरी पढ़ी वो दोनों डिफरेंट है, दोनों को मिक्स नहीं करना। छठवां पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन हमेशा जुडिशियल नहीं होता, वो कभी भी जुडिशियल नहीं होता, ये नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। सातवां पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन जो के स्टेप्स है वो ये है, स्पॉट पे प्रोसीड करना, proceeding to the spot, ascertaining of the facts and circumstances of the case, discovery and arrest of the suspected offender, collection of evidence relating to the commission of offense, और लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन एज टू वेदर ऑन द मटेरियल कलेक्टेड देयर इज ए केस टू प्लेस द एक्यूज फॉर ट्रायल and if necessary by filing charge sheet under section 173 of the code. याद रखना, अगर पुलिस को लगता है कि केस बनती है तो एक्यूज को ट्रायल के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और वहां पर चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं इंक्वायरी और ट्रायल का डिस्टिंक्शन क्या है। जैसे मैंने कहा, इंक्वायरी 2G में डिफाइन की गई है CRPC के, लेकिन ट्रायल का डेफिनेशन कहीं पर भी कोड में लिखा हुआ नहीं है। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डज नॉट डिफाइन ट्रायल, इट इन्वॉल्व्स ऑल प्रोसीडिंग कंडक्टेड other than inquiry before the court in order to determine the guilt of the accused. So ये होता है ट्रायल। उसके बाद इंक्वायरी हैज वेरियस एंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग एंडिंग है इंक्वायरी के। कोर्ट के, जैसे मैंने कहा कि जुरिडिक्शन नहीं था कोर्ट के पास, ये सेशन का जुरिडिक्शन है, 302 क्या कर दिया, JMFC ने ये केस कमिट कर दी।
कभी कभी इंक्वायरी में क्या होता है कि चार्जशीट में सेक्शन ठीक नहीं है, वापस भेजा जाता है चार्जशीट। तो अलग अलग वेरियस एंडिंग्स हैं, लेकिन ट्रायल के ऐसे एंडिंग्स नहीं है। ट्रायल में दो ही एंडिंग होती है, एक तो कन्विक्शन होता है या एक्विटल हो जाता है कि उसका। तीसरा पॉइंट जो है, इंक्वायरी रिलेट्स टू द ऑफेंसेस एज वेल एज द मैटर विच आर नॉट ऑफेंसेस। मतलब कैसा है, अगर ऑफेंस के बारे में खाली इंक्वायरी नहीं होती, जो ऑफेंस नहीं है वो भी है। जैसे कि जो कोर्ट के सामने एक्यूज को खड़ा कर दिया और कोर्ट ने देखा अरे ये तो 18 साल से कम उम्र का दिखता है, अगर ये 18 साल से कम उम्र का है तो इसकी उम्र क्या है। अभी ये उम्र ऑफेंस से तो कोई रिलेट नहीं करती, लेकिन इसकी उम्र जानना बहुत जरूरी है कि उसकी क्यों, क्योंकि ये जुवेनाइल कोर्ट का तो मैटर नहीं है, इसीलिए फिर उससे आधार कार्ड मांगा जाता है। ये सारी जो इंक्वायरी है ये ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, ऑफेंस के बजाय जो अदर मैटर्स है उसकी इंक्वायरी भी हो सकती है। फिर जो ट्रायल है वो दो चीज़ों को बताता है, एक तो जो इश्यूज है उसके जो कंट्रोवर्सरीज है उसके बारे में बताता है, या कोई पिटीशन है या कंप्लेन है उसके बारे में बताता है। इंक्वायरी इज बेसिकली यूज्ड इन वाइडर सेंस टू इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी अलग अलग होती है, जैसे मैंने कहा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हो, जुडिशरी इंक्वायरी हो, अलग अलग प्रकार की इंक्वायरी होती है। और पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, इट कवर्स द प्रोसीडिंग कंडक्टेड बिफोर द कोर्ट up to the stage when they can result in framing of charge or discharge। जैसे मैंने कहा ट्रायल का एंडिंग क्या है, कन्विक्शन या एक्विटल, वैसे इंक्वायरी का एंडिंग क्या है, डिस्चार्ज होने करना या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तब तक तुम्हारी इंक्वायरी चलेगी। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तीनों के कॉन्सेप्ट समझा दिए, डिस्टिंक्शन भी समझा दिया। इतना अगर आप लिख पाओगे एग्जाम में, इसके प्रॉपर पॉइंट जो मैंने आपको दिए अगर लिख पाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होगी। तो मैंने ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके वैल्यूबल जो कमेंट्स है वो हमारे जीमेल पर भेज दीजिए ताकि हम और भी अच्छा आपको मैटर ला सके। इसके लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारा हर जो नया सब्जेक्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच।